गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। इस टॉपिक में आपने कई सारी चीजें पढ़ ली। रासायनिक संयोग के नियम पढ़ लिए, उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया, उसकी कमियां पढ़ ली, परमाणु के बारे में पढ़ लिया और परमाणु भार के बारे में पढ़ लिया। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसी के आगे का टॉपिक है पार्ट 5, वीडियो है आपका 5वां। हेडिंग है ग्राम परमाणु भार, ठीक है ना। हेडिंग है ग्राम परमाणु भार। क्या होता है ग्राम परमाणु भार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपने परमाणु भार की डेफिनेशन लिखी थी कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह हाइड्रोजन के एक भाग से कितने गुना भारी है ना। परिभाषा क्या लिखी थी कि किसी परमाणु का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम से 1 भाग से कितने गुना भारी है। आज हम बताने जा रहे हैं ग्राम परमाणु भार। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि किसी परमाणु, या लिख दे किसी तत्व के परमाणु भार को, किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना ग्राम परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना, किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना ग्राम परमाणु भार कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए बनाई है, इतनी सिंपल जिसे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना ग्राम परमाणु भार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 है, कितना है 23 है, तो इसका ग्राम परमाणु भार 23 ग्राम होगा। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा देखिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कह रहा है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसका ग्राम परमाणु भार 23 ग्राम होगा। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात हो गई। जो परमाणु जोड़ना है, मात्रक जोड़ना है ग्राम, और वो ग्राम परमाणु भार कहलाएगा। आ गया होगा समझने। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है। अगली हेडिंग आपकी बनती है अणु। क्या बनती है? अणु, ठीक है ना। अगली हेडिंग है आपकी अणु। तो अणु में देखते हैं क्या होता है। आपने परमाणु की परिभाषा लिखी थी, किसी तत्व का, परमाणु के बारे में बताता जो कल के वीडियो में आपने पढ़ा था, किसी तत्व का वह भाग या किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। यहां पर जो होगी ये उसकी जस्ट उल्टा हो जाएगी। क्या लिखेंगे? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। आगे केमिस्ट्री की बहुत सिंपल डेफिनेशन आपके लिए कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है।
आगे चलते हैं, आगे होगा समझ में बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर है H2 NH3 H2O H2SO4 ATC, यानी जितने भी कंपाउंड होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, कोई भी कंपाउंड हो, सारे अणु कहलाते। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं अणुभार। अगली हेडिंग आपकी बनती है वो है अणुभार। ठीक है ना? तो अणुभार क्या होता है? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि वह, क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि वह उस पदार्थ के एक अणु का, कि वह उस पदार्थ के एक अणु का भार कार्बन 12। ठीक है ना? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह उस पदार्थ के एक अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितने गुना भारी। आएगा? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह उस पदार्थ के एक अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, वो उसका अणुभार कहलाए। ठीक है ना? आगे हेडिंग आपकी चलती है, अगली हेडिंग है आपका टॉपिक बन जाता है, समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग है ग्राम अणु भार, है ना? यानी जिस तरह से ग्राम परमाणु भार था उसी तरह हेडिंग बन जाती है ग्राम अणु भार। तो क्या लिख सकते हैं कि किसी यौगिक लिख दें या पदार्थ लिख दें, किसी यौगिक के अणुभार को, किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करना, किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करना ग्राम अणुभार कहलाता है। ग्राम अणुभार कहलाता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल NH3 यानी ये अमोनिया है का अणुभार 17 है, तो इसका ग्राम अणुभार 17 ग्राम होगा। जैसा परमाणु भार में लिखा था ना कि कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह अणुभार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, बस एक यूनिट जुड़ जाती है जिसे वो ग्राम अणुभार कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए जितना पढ़ लिया आपने
उसके बाद ग्राम अणुभार के बाद आपकी हेडिंग आती है तुल्यांकी भार। ठीक है ना, क्या आती है? तुल्यांकी भार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा किसी तत्व का तुल्यांकी भार। ठीक है ना, इससे न्यूमेरिकल आपके आते हैं जो अभी जस्ट होने वाले हैं इसी वीडियोस में। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग तथा क्लोरीन के 35.5 भाग से संयुक्त होता है। यानी इन तीनों के इतने इतने जो क्वांटिटी दी गई है, 1 भाग, 8 भाग और 35.5 भाग से कितनी मात्रा में वो पदार्थ उससे संयोग करता है, जुड़ता है, वह उसकी क्या कहलाती है? तुल्यांकी भार। क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार कहलाता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहलाएगा? तुल्यांकी भार। यौगिक डेफिनेशन। अब तत्वों का, यौगिकों का, अम्लों का, क्षारों का तुल्यांकी भार निकाला जाता है न्यूमेरिकल साथ ही। तो उसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। नोट है नंबर 1, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर क्या लिख सकते हैं? तत्व का तुल्यांकी भार। भैया तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर तत्व का परमाणु भार, ठीक है ना, बटे संयोजकता। ये सूत्र बनता है तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व का परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है ना। इसी तरह नोट नंबर आपका 2 है, क्या है? नोट नंबर 2 है कि अम्ल का तुल्यांकी भार, हमने कहा था तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से लिखते हैं, यहां पर हमने लिख दिया। ये हो जाएगा अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ठीक है ना, ये सूत्र लग रहा है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्लियर हुआ? अब आपका नोट नंबर 3 है कि क्षार का तुल्यांकी भार बराबर, ये हो जाएगा क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। ठीक है ना। ये मैं फॉर्मूले आपको लिखाए दे रहा हूं और इन्हीं फॉर्मूलों के बाद में आपको इन सारे फॉर्मूलों के हिसाब से आपको सवाल लगाने हैं। ठीक है ना। न्यूमेरिकल है, वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। नोट नंबर 4 है आपका लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार, ठीक है ना, अपॉन लवण का अणुभार अपॉन धनायनों या ऋणायनों धनायनों या ऋणायनों की संख्या। ठीक है ना। नोट नंबर 5 आपका चलता है, वो क्या है? नोट नंबर 5 आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का अणुभार बटे आयनों की संख्या। आयन का अणुभार बराबर होगा आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का अणुभार बटे आयनों की संख्या। नोट नंबर 6 है आपका
कि आक्सी कारक अथवा अपचायक, आक्सी कारक अथवा अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर, आक्सी कारक अथवा अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर यौगिक का अणुभार बटे त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी आक्सी कारक या अपचायक पदार्थ का तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना है तो यौगिक का अणुभार चाहिए और त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। ठीक है ना। ये आपके तुल्यांकी भार निकालने के सारे फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम यौगिक का तुल्यांकी भार निकालेंगे जो अब न्यूमेरिकल चालू होने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल शुरू करवाता हूं। तो देखिए आपका क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित के तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या बना कि निम्नलिखित के तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्वेश्चन देता जाऊंगा, उन्हें सॉल्व करवाता जाऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2-4 क्वेश्चन मैं आपके गृह कार्य के लिए भी छोड़ दूंगा जिससे आप भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।